नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से मुलाकात कर रहे हैं आप लोगों से। और आज मैं आपके पढ़ाई के अगले भाग को लेकर आया हूँ। मित्रों, मजा उस बात का है कि आप BA सेम 3 202 की पढ़ाई करने जा रहे हैं। आगे मैंने बताया था कि 202 में आप लोगों को नाटक और एकांकी पढ़ने हैं। नाटक के बारे में मैंने बताया है। एक मेरा जो रिकॉर्डिंग का भाग था वो मैंने पूर्ण किया है, जिसमें मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय दिया था। और दूसरे भाग में मैंने उनके लिखित नाटक अंधेर नगरी पर विस्तृत चर्चा की। और बाकी की चर्चाएं भी हम करते ही रहेंगे, लेकिन आज मैं एक नए विषय, नए लेखक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे जगदीश चंद्र माथुर जी की तस्वीर। ये कौन है? इनका परिचय आपको प्राप्त करना है। मित्रों, आपका जो पाठ्यक्रम है उसी में एकांकी का भाग है। उसमें पहली एकांकी आपके कोर्स की जो आ रही है उसका शीर्षक है रीढ़ की हड्डी, और उसके लेखक है श्री जगदीश चंद्र माथुर। आप उनको देख रहे हैं। तो सीधी सी बात है मित्रों, तो पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद एकांकी की कथा वस्तु पर आगे जाएंगे। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय, जिसको हम ध्यान पर लें। उनका जन्म 1917 ईस्वी सन खुर्जा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा खुर्जा में ही हुई। उच्च शिक्षा यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज इलाहाबाद और प्रयाग विश्वविद्यालय में हुई। प्रयाग विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण और प्रयाग के साहित्यिक संस्कार रचनाकार के व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1939 ईस्वी सन में प्रयाग विश्वविद्यालय से आपने MA अंग्रेजी के विषय के साथ किया और उसके बाद 1941 ईस्वी सन में इंडियन सिविल सर्विस में आप चुन लिए गए थे। सरकारी नौकरी में 6 वर्ष बिहार शासन के शिक्षा सचिव के रूप में आपने निकाले, जो है समय 1955 से 1962 ईस्वी सन तक था। उसके बाद आकाशवाणी भारत सरकार के महासंचालक के रूप में 1963 से 1964 ईस्वी सन तक उत्तर बिहार यानी कि तिरहत के कमिश्नर के रूप में कार्य करने के बाद 1963-64 में आप हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में विजिटिंग फेलो नियुक्त होकर विदेश चले गए। वहां से लौटने के बाद विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करते हुए 19 दिसंबर 1971 ईस्वी सन से भारत सरकार के हिंदी सलाहकार रहे। इन सरकारी नौकरियों में व्यस्त रहते हुए भी भारतीय इतिहास और संस्कृति को वर्तमान संदर्भ में व्याख्यायित करने का प्रयास चलता ही रहा। ऐसे मूर्धन्य रचनाकार जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत सारी रचनाएं लिखी है, जिसके शीर्षक आपके सामने प्रस्तुत है। जैसे भोर का तारा 1946 ईस्वी सन में है, तो कोणार्क 1950 ईस्वी सन में बहुत ही एक सुंदर नाटक कोणार्क एक ऐतिहासिक नाटक कहा जाता है। ओ मेरे सपने 1950 ईस्वी सन में लिखा गया, और शारदिया 1959 ईस्वी सन में। 10 तस्वीरें 1962 ईस्वी सन। परंपरा श्री नाट्य ग्रंथ आपने 1968 में लिखा, और पहला राजा 1970 ईस्वी सन में आपने लिखा। ये भी बहुत प्रचलित कृति रही है और बार बार ये सारी कृतियां विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम के रूप में
आती रही है। और आपकी एक कृति जिन्होंने जीना जाना 1972 ईस्वी सन, ऐसे मूर्धन्य रचनाकार की एक रचना रीढ़ की हड्डी आपके कोर्स में है मित्रों। सबसे पहली बात है रीढ़ की हड्डी कहाँ है, शरीर में किस जगह पर है। तो आप समझते हैं, जानते भी हैं कि हमारा मानव शरीर जिस हड्डी के सहारे खड़ा रहता है, चलता है, बैठता है, वो है पीछे की हड्डी, जो शुरू होती है आपकी गर्दन से लेकर आप जो बैठते हैं सिटिंग का भाग, वहाँ अंतिम छोर तक वो हड्डी रहती है, जिसे बैकबोन भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो उस शीर्षक पर एकांकी लिखा गया है। एकांकी के पात्र परिचय में हम देखें तो मुख्य एक लड़की है जिसका नाम है उमा। उमा के पिताजी है राम स्वरूप और उमा की माताजी है प्रेमा। और जो लड़का उमा को देखने के लिए आ रहा है उसका नाम है शंकर, और शंकर के पिताजी का नाम है गोपाल प्रसाद जी, और एक पात्र है नौकर रतन का। मित्रों, एकांकी का अर्थ यही होता है कि एक अंक वाली कृति, जिसमें एक ही अंक होता है, प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरी नाट्य कृति समाप्त हो जाती है सटीक उद्देश्य, व्यंग्य और संदेश के साथ। तो पढ़ने में भी बहुत आसानी रहती है, छोटी सी रचनाएं होती है ये, और एकांकी का मंचन भी बहुत सरल हो जाता है कि वो कम समय में पूर्ण हो जाता है। नाटक में कुछ अंक होते हैं, यहाँ पर अंक नहीं होते। पर मुख्य बात आपको मैं ये भी बताऊं कि नाटक के जो तत्व आते हैं, कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देशकाल वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, रंगमंचीयता और अभिनेता, वही के वही तत्व एकांकी के भी है। तो सबसे पहले मैं आपको रीढ़ की हड्डी का कथा सार समझा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से, तन्मयता से कान लगाकर सुनेंगे, क्योंकि जब भी मैं कोई सारांश बोलता हूँ तो उसमें विशेषकर छोटी और सूक्ष्म बातें भी मैं बता देता हूँ। एक बार अगर आप कथानक का सार अच्छी तरह से समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उसके बाद की चर्चाएं सरल रह जाती है। विशेष रूप से इन कथानक के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वो भी बहुत सरल से हो जाते, आप आराम से लिख लेते हैं। तो रीढ़ की हड्डी की शुरुआत होती है एक ऐसे वातावरण से कि राम स्वरूप जी का जो घर है उसमें तैयारियां हो रही है, क्योंकि राम स्वरूप जी के घर आज लड़का उनकी बेटी उमा को देखने के लिए आ रहा है। सीधी सी बात है मित्रों, हमारे देश में लड़कियों के पिताजी को ज्यादा चिंता रहती है। ये भी यहाँ पर जगदीश चंद्र जी ने दिखाया है कि राम स्वरूप जी अपने नौकर रतन के साथ मिलकर जो बैठक खंड है उनका, उसको सजाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर कुछ जगह पर रतन के साथ का जो संवाद, राम स्वरूप जी और रतन के बीच का संवाद है, उसमें हल्का सा हास्य भी हम देखते हैं, क्योंकि रतन कुछ मूर्खामी भरे कार्य भी करता है और साथ ही साथ वो कम भी सुनता हो ऐसा लगता है। और यहाँ पर राम स्वरूप जी लड़की के पिता होने की वजह से जितना हो सके एक ऐसा प्रभाव डालने की कोशिश में लगे कि ये रिश्ता सही हो जाए, लड़का हामी बढ़ दे, बेटी को लड़का पसंद आ जाए। और उसी सिलसिले में राम स्वरूप जी रतन को कहते हैं कि अच्छी तरह से सारी चीजें रख दी, रतन कहता है जी रख दी, कुछ चीजें बाकी है। तो राम स्वरूप जी खुद रतन को कहते हैं कि जहाँ अंदर से जाकर बिटिया का बाजा ले आ, सितार ले आ, क्योंकि उनको कोई कमी खलनी नहीं चाहिए, ऐसे मन में एक ग्रंथि है। और इसलिए उमा के संगीत के जो साधन है उसको भी बैठक खंड में लाकर अच्छी जगह से अच्छे स्थान पर रखा जाता है। इधर कुछ न कुछ बातों की हड़बड़ी भी रहती है और इसीलिए
कई बातों में उनको जब पता नहीं चलता है तो अपनी पत्नी प्रेमा को भी वो चिल्ला कर कहते, और अचानक उनको याद भी आता है, समय देखते कि अरे काफी समय हो गया, लड़के वाले आते ही होंगे। तुरंत वो प्रेमा को चिल्ला कर बुलाते, प्रेमा। प्रेमा का प्रवेश होता है तो कहते हैं कि तुम्हारी लाटरी तैयार हो गई। तब जाकर प्रेमा कहती भी है कि लड़की को बहुत प्रेम देना कई बार पछतावा हो जाता है। आपकी लाडली तैयार हो ही नहीं रही है। मैंने उसको कहा बेटी अच्छी तरह से मेकअप कर ले, पाउडर वाउडर लगा ले, लेकिन आज की लड़कियां है कुछ मानती नहीं है। वो मना कर रही है, कहती है कि मुझे पाउडर वाउडर लगाकर तैयार नहीं होना है। अब उसको कैसे समझाए? राम स्वरूप जी भी हंसते हुए कहते हैं ठीक भी है, ऐसे हमारी लड़की बुरी तो नहीं है दिखने में, और नहीं लगाती कोई बात नहीं। और इस तरह से पति पत्नी के बीच में एक सरल सा मजाक भी हो रहा है। और कहती भी है प्रेमा कि लड़की को ज्यादा पढ़ाते इसीलिए सर पर बैठ जाती है। तब जाकर राम स्वरूप जी धीरे से कहते कि भाग्यवान, धीरे से बोलो, ये बात हमें छिपानी है, कोई सुन लेगा तो। तुम्हें कितनी बार बोला है कि लड़के वालों को लड़की पढ़ी लिखी नहीं चाहिए। तब जाकर प्रेमा होश में आती है और कहती है मेरे बहुत सारे काम बाकी है, मैं अंदर चले जाती हूँ। और हम देखते पुनः कि जैसे ही आगे की स्टेज पर जो ड्राइंग रूम दिखाई देता है उसमें राम स्वरूप जी और रतन तैयारियां कर रहे हैं। अचानक राम स्वरूप जी को याद आता है कि खाने की सारी चीजें आ गई है। प्रेमा ने सब चीजें रखवा दी अच्छी तरह से, बिस्किट है, टोस्ट है, लेकिन बटर रह गया है। तुरंत राम स्वरूप जी को चिंता होती है बटर मक्खन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, इसको कैसे लाया जाए। तब प्रेमा कहती है कि सारा काम हो गया है तो रतन को भेज दो, क्योंकि अब ज्यादातर काम बाकी रहा नहीं है। तो राम स्वरूप जी रतन को कहते कि तू मक्खन ले आ दूर की दुकान से, क्योंकि दुकान भी थोड़ी दूर है। वो निकलता है, उतने में रतन चिल्ला कर आता है और राम स्वरूप जी कहते बाबूजी कोई मेहमान हमारे घर की ओर आ रहे हैं। राम स्वरूप जी तैयार हो जाते हैं, दूर से देखते तो लड़के वाले दिखाई देते। राम स्वरूप जी कहते कि जा जा जल्दी तो मक्खन ले आ। तब जाकर वो निकलता है तो कहते कि मूर्ख, पीछे के रास्ते से जा और जल्दी आना। इधर दरवाजे पर नॉक होती है। राम स्वरूप जी स्वागत के लिए जाते, सामने देखते एक ऐसे व्यक्ति जो लकड़ी के सहारे चलते हुए आए और उम्र में पीढ़ अनुभव समाज की सीख को बचाए हुए व्यक्ति दिखाई देते, जिनका नाम है गोपाल प्रसाद, और उनके साथ उनका लड़का शंकर दोनों घर के अंदर प्रवेश करते हैं। राम स्वरूप जी खिसियानी से हंसी हंसते उनको स्वागत में लाते और घर में उनको बैठने के लिए जगह भी देते। गोपाल प्रसाद दुनियादारी दिखा हुआ इंसान, चारों ओर आंखें घुमाता है, घर में सारी चीजें अच्छी तरह से देखता है, खुश भी होता है। और राम स्वरूप जी से कहता भी है कि आखिर आपका एड्रेस जो था तो हम समय पर आ भी गए, क्यों नहीं आते, आना तो था हमें। और इस तरह से राम स्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी में बातें होती रहती है, इधर उधर की बातें भी होती है। तब जाकर राम स्वरूप जी लड़के को भी पूछते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में बेटे, घर तो तुरंत मिल गया था। शंकर कहता है कि हाँ, घर तुरंत मिल ही गया था और हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद थोड़ी समाज की दुनियादारी की बातों को लेकर चर्चा भी करते हैं और उस तरह से गोपाल प्रसाद जी धीरे धीरे राम स्वरूप जी के घर के बारे में जानकारी प्राप्त करते दिखाई देते। एकांती की कथा आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी कुछ जो बातें हैं व्यवहार की उसको लेकर भी कहते हैं कि कुछ बिजनेस की बातें भी हो जाए। तब जाकर राम स्वरूप जी को तुरंत पता नहीं चलता है बिजनेस, फिर हंसते हुए कहते कि हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, और उससे पहले आप
जलपान तो कर ले, चाय वाय पी ले, और उतने में वह अंदर जाकर चाय और नाश्ते की डिशें ले आते हैं और यहाँ पर उनके सामने रखते हैं और बड़े आग्रह से और प्रेम से रामस्वरूप जी गोपाल प्रसाद और शंकर को नाश्ता दे रहे। उसी दौरान बातें चलती अभ्यास को लेकर, आज की पीढ़ियों को लेकर। वो कहते भी, और रामस्वरूप जी शंकर को कहते कि बेटे नाश्ता हो लो, तब वो मना करता है। तब जाकर गोपाल प्रसाद कहते कि आजकल के बच्चे क्या खाते हैं, एक हमारा जमाना था कि हम खेल कूद कर आते थे और 6-6, 8-8 कचौड़ियाँ बड़ी बड़ी सी खा जाते थे, और जब खाने का समय आता फिर से भूखे हो जाते थे। और आज की जनरेशन, आज के लोग तो देखिए जैसे कुछ खाते ही नहीं, हड्डियाँ दिखती है शरीर में। और उस समय की बातें गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप के बीच में होती है तो हमें ये जानने को मिलता है कि अक्सर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बीच की जो खाई है उसको पूरी करने की, बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन खाई खाई ही रहती है। यहाँ पर भी हम देखते हैं गोपाल प्रसाद जी पुरातन पंथी, वो आधुनिक विचार वाले नहीं है, और इसलिए उन्होंने ऐसी लड़की पसंद की है कि जो पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, 10वीं तक ही पढ़ी होनी चाहिए। उनका मानना ये है कि आखिरकार लड़की को ब्याह कर घर में बहू ही बनाना है, उसे नौकरी वोकरी तो करवानी नहीं है, तो क्यों पढ़ाया जाए। और इसीलिए वो पढ़ाने के विरुद्ध है लड़कियों के, क्योंकि काम काज घर का है, बाहर का काम लड़का करने वाला है। तो उनके विचारों से हमें ये भेदभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है, लड़के और लड़की के बीच का भेदभाव। और वही बात होती है, रामस्वरूप ने अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर छिपाया है, और इसीलिए जब पढ़ाई की बात होती है थोड़े से उनके चेहरे से वो नूर चला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई जो हुई है कॉलेज तक की, उसे छिपाने की भरसक कोशिश की। बातें आगे चलती है, उतने में रामस्वरूप जी ये भी बात करते हैं अपने समय को लेकर, और शंकर इन बुजुर्गों की बातों को हाँ करके सुनता ही रहता है। आखिरकार गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि आप ऐसे ही हमें नाश्ता खिलाते रहेंगे, लड़की को भी आप बुलाइए तो हम देख लें एक बार, और बातें भी कर ले। रामस्वरूप जी पत्नी को आवाज भी देते हैं कि जरा बिटिया को पान और मुखवास लेकर भेजो। हम देखते हैं कि थोड़ी देर में लड़की जिसका नाम है उमा, वो हाथ में एक डिश लेकर आती जिसमें पान और मुखवास है, और आकर वो धीरे से रखती है। दूसरे जैसे आ रही है, थोड़ा सा उसका चेहरा ऊंचा होता है, और गोपाल प्रसाद जी उसके चेहरे पर सुनहरी फ्रेम वाले ऐनक देखते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, और तुरंत गोपाल प्रसाद जी रामस्वरूप जी को पूछ लेते हैं कि लड़की के चश्मे हैं क्या, ये पढ़ने की वजह से है। तब जब रामस्वरूप स्थिति को संभाल करके नहीं, ये तो बिटिया को थोड़े दिनों से सिर दर्द हो रहा था, आंखों में थोड़े से दर्द हो रहा था, तो उसने ऐसे ही पहने। गोपाल प्रसाद जी को ठीक है, बाकी आप जानते हैं ना रामस्वरूप जी कि हम पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते हैं। तब जाकर रामस्वरूप जी करके हंसते हुए बात को छोड़ देते। उमा एक निश्चित स्थान पर बैठती है, और यहाँ पर गोपाल प्रसाद जी धीरे धीरे करके लड़की को निहारते हैं। शंकर भी तिरछी नजर से लड़की को देखता है। गोपाल प्रसाद जी चलते हुए आकर देखता है, कहते भी है अच्छा है, चलने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बिटिया को बोलो जरा, वो क्या क्या जानती है, गाना बना भी सिखा है उसने, कैसे ही ये वाद्य यहाँ पर रखे हुए हैं। रामस्वरूप जी कहते कि हाँ, क्यों नहीं, बेटिया तो बहुत अच्छा गाती है। और वही कहते कि बेटी कुछ सुना दो इनको। उमा को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है कि इस तरह से मुआवजा किया जाए,
किसी लड़की का। और इसीलिए एक दो बार में वह सुनती नहीं है। आखिरकार पिताजी कहते हैं तो वो देखती है हारमोनियम के पास, और वो बहुत ही सुंदर तरीके से संगीत गाने की शुरुआत करती है, और वो गीत भी गाती है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। और गाने में धीरे धीरे वो इतनी तल्लीन व्यस्त मस्त होने लग जाती है, और गाते गाते उसका चेहरा ऊपर उठता है और उसकी नजर शंकर पर जाकर गिरती है। जैसे ही शंकर पर उसकी नजर गिरी, उसका गाना गाना बंद। राम स्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी को अचानक गाना गाते हुए उमा का बंद होना आश्चर्य हुआ। राम स्वरूप जी ने भी कहा कि क्या हुआ बेटी, क्यों आपने गाना बंद कर दिया? और तब जाकर उमा गुस्से में खड़ी हो गई और उसने यही कहा कि ये कब से मुझे गोपाल प्रसाद जी के सामने देखकर मुझे घूर रहे, और मैं जैसे नुमाइश की चीज हूँ, ऐसे मेरा मूल्यांकन किया जा रहा है कि लड़की चल रही थी, बोलती है कि नहीं, उसकी आवाज कैसी है, उसने पढ़ाई तो नहीं की, घर का काम कर लेती है, हम ये चाहते हैं वो चाहते हैं, तो ये क्या है? मैं एक नुमाइश की चीज हूँ कि मुझे इस तरह से घुरा जा रहा है? और पिताजी माफ करना, लेकिन जो लड़का मुझे देखने आया है उसके बारे में कोई जानता है? शंकर ने जैसे ही सुना, पिताजी को कहने लगा, अपने पिताजी को कहने लगा कि चलिए पिताजी, हमें ऐसी लड़की से ब्याह नहीं करना है। गोपाल प्रसाद जी ने जैसे ही माँ की गुस्से वाली आवाज सुनी, वो भी थोड़े से सकपका गए, और तब जाकर उमा जो बोलने लगी, उसने कह दिया कि आप कब से मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे, लेकिन आपको पता है कि आपका लड़का लड़कियों के हॉस्टल में क्या कर रहा था? उसको कैसे वहां से छुटकारा मिला? वो कैसे हॉस्टल की जो नौकरानी उसके पैरों में गिर गिर कर माफी मांग रहा था? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तरह ही गोपाल प्रसाद जी ने पूरी बात को अलग से प्रस्तुत किया। कहने लगे राम स्वरूप जी से, अरे आपकी लड़की तो पढ़ रही है, बस हॉस्टल में जा रही है, कोई तभी हो सकता है कि वो पढ़ती है, और आपने मुझसे झूठ बोला। उमा ने खुद कहा कि हाँ, मैंने बीए तक की पढ़ाई की है और मैं आगे भी पढ़ने वाली। उमा ने अपने आप को खोल दिया था। वो नहीं चाहती थी कि अपनी कोई भी बात झूठ तरीके से इस रिश्ते में चली गई। और वो कहते हैं, आप मुझे कहते हैं, लेकिन आपका बेटा क्या करता है? तो पढ़ाई करता है कि लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर काटने आता है? तो पहले आपके लड़के के गिरेबान को तो देखिए, और आप आए हैं ऐसे बातों को लेकर और मुझे पसंद करने के लिए, और आप चाहते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी भी ना हो। इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते कि एकांकी का अंत आ रहा है, और एकांकी के अंत में कथानक एक तरह से वहां पर आकर होता है जहाँ पर उमा जो अभी तक बोलना नहीं चाहती थी लेकिन अब बोल रही है, और जैसे ही वो बोलती है यहाँ पर, और गोपाल प्रसाद जी को अच्छा भी नहीं लगता है। आखिरकार वो लड़की के पिता है और उसमें भी वो पुरातन पंथी, वो कैसे सहन कर पाए कि एक लड़की उनके सामने अनाप शनाप बोल जाए? इसलिए तुरंत वो खड़े हो जाते हैं गुस्से में और कहते कि मेरी लाठी कहाँ? मुझे एक पल भी इस घर में नहीं रहना है जहाँ पर मेरा अपमान होता है और मेरे बेटे का अपमान होता है। अपमान तो कुछ हुआ नहीं है, बल्कि वो खुद पूरी बात को बदल देते थे। और यहाँ पर राम स्वरूप जी चाहते भी है कि कैसे भी करके रिश्ता हो जाए, लेकिन जब उमा ने बोलना शुरू किया, उन्होंने बहुत बार उमा को रोकने की कोशिश की, लेकिन उमा है कि रुकने का नाम नहीं लेती। एकांकी के अंत में मित्र हम देखते हैं कि गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को लेकर निकल रहे, तब जाकर उमा कहती है कि आप मुझे सारी बातें पूछते थे, लेकिन पूरी हॉस्टल और पूरी कॉलेज जानते थे आपका लड़का तो बैकबोन है, उसकी वित्तीय अधिकार है। क्योंकि मित्रों, मुझे एक बात भी बताने कि जब शंकर और गोपाल प्रसाद अकेले
बैठक खंड में बैठे हुए और राम स्वरूप जी जब नाश्ता लेने अंदर गए थे, तब जाकर गोपाल प्रसाद ने शंकर को डांटा भी था, क्योंकि शंकर जो बैठा था वह ठीक तरह से नहीं बैठा था। उन्होंने डांट कर कहा था कि तुम्हें कितनी बार बोला है सीधे और ठठार बैठो, और तुम है कि हर बार झुक जाते हो, हर बार तुम्हें कहना पड़ता है। और सही बात है, वेट बोन की तुम्हारी प्रॉब्लम वेट की हड्डी थी, तो वो बात यहाँ पर आती है। उमा को वो बात मालूम है कि शंकर को वेट बोन कहा जाता है, और ऐसे लड़के का ब्याह एक बड़ी लिखी लड़की से होता हो तो वो कौन सी लड़की है कि इस तरह का जो भाव है वो सहन कर पाए। गोपाल प्रसाद जी निकल जाते हैं, यहाँ पर उमा पिताजी के सामने कहती है और कहती भी जाती है कि लड़की को नुमाइश की तरह रखते हैं आज के लोग, और उनको बहू नहीं एक ऐसी औरत चाहिए जो काम करती रहे और सबकी जो इच्छा है उसको पूरा करती रहे। लेकिन कभी किसी ने लड़की को भी पूछा है और धीरे धीरे करके वो रोने लग जाती है। अचानक रोने की आवाज आती है तो अंदर के कमरे में से प्रेमा दौड़कर आती है हड़बड़ी में कि क्या हुआ उमा, क्या हुआ। और उतने में हम देखते हैं कि जो नौकर रतन मक्खन लेने गया था वो दरवाजे पर आकर जोर से चिल्लाते हुए कि मालिक मक्खन। और यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी समाप्त होती है मित्र। तो ये ऐसी एकांकी जिसमें लेखक ने उस बात को रखने की कोशिश की है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि जो उमा है वो आज की एक आधुनिक नारिता परिचय लेकर आई है, और वह उस बात को भी यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहती। मित्रों, रीढ़ की हड्डी एक विख्यात एकांकी है। साहित्यिकता, मंच, एकांकी कला की दृष्टि से एक सशक्त रचना है। इसमें जगदीश चंद्र माथुर जी ने विद्यार्थी जीवन के झूठ, परेड, शिष्ट कहलाने वाले समाज के आंतरिक खोखलेपन पर व्यंग्य किया है। नारी की बेबसी और सामाजिक स्थिति का इसमें बहुत अच्छा चित्रण हुआ है। ये आप सब देख रहे हैं कि नारी की बेबसी कैसी है और उस समय के समाज की स्थिति भी क्या थी। मित्रों, एक बात है कि उस समय के समाज की क्यों बात करें, आज का समाज भी कहाँ सुधरा हुआ। आज भी लड़कियों को देखने का जब भी कोई ऐसा प्रसंग रखा जाता है तो अक्सर यही देखा जाता है कि लड़की को नुमाइश की तरह प्रस्तुत किया जाता है कई जगह। तो मैं खासकर स्पष्टता करूंगा कई जगह। हाँ, आज थोड़ी बात सामाजिक स्थिति में सुधार में आई है कि कुछ समाज में कुछ जगह पर अब लड़के और लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। लड़की का इंटरव्यू अब पहली की तरह नहीं दिया जाता, और लड़का आज के युवा लोग भी ऐसे हैं कि वो जो पढ़े लिखे, मैं खास इनटू इन्वर्टेड में कहूँगा, पढ़े लिखे का ये नहीं कि मात्र पुस्तकीय ज्ञान, सामाजिक ज्ञान भी जरूरी है। और वो पढ़े लिखे युवक युवतियाँ दोनों समान दृष्टि से एक दूसरे के विचारों को जानकर अपने आप जीवन साथी पसंद करते हैं। लेकिन भारत देश में आज भी कुछ स्थान, कुछ समाज, कुछ परिवार ऐसे भी है जो हमने रीढ़ की हड्डी एकांकी में देखे, जो गोपाल प्रसाद जी जैसे पुरातन पंथी भले हम 21वीं सदी में चले, लेकिन आज भी हमारे समाज में गोपाल प्रसाद जैसे कई लोग जो लड़की को मात्र ही मात्र एक नुमाइश की चीज ही समझते हैं, और इसीलिए वो स्त्री सम्मान को दूर दूर तक नहीं मानते। और जगदीश चंद्र माथुर जी उन्हीं बातों को लेकर एक संदेश भी देते हैं, और उन संदेशों का यहाँ उद्घाटन अमृत की हड्डी में भी देखते हैं। किनारे की बेबसी और सामाजिक स्थिति
जो थी उस समय की, उसको दिखाने का उन्होंने सफल प्रयास किया और साथ ही साथ उन्होंने झूठ पड़े और शिष्ट कहे जाने वाले समाज के आंतरिक खोखलेपन पर भी व्यंग्य किया है। हर बार जब भी जीवन साथी पसंद करने की बात आती है, ये मेरा पर्सनल अनुभव मैं बता रहा हूँ और मैं ज्यादातर ये देखता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ मित्रों कि जो संबंध विश्वास की नींव पर होता है उसी संबंध में सबसे ज्यादा झूठ बोला जाता है, सबसे ज्यादा झूठ। क्यों? इसलिए झूठ बोलकर उस संबंध को समाज के लोग, समाज के बड़े लोग तैयार करना चाहते हैं। लड़का कम पढ़ा लिखा है और कम उससे दृष्टि तो भी बढ़ा चढ़ाकर बातें की जाती है। सामने भी ऐसा होता है कि लड़कियां भी अगर कम पढ़ी लिखी तो वो छिपाकर बहुत पढ़े लिखे की बात है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जब ये संबंध बनता है और भविष्य में जब सत्य बात सबके सामने आती है तो शायद संबंध टूट भी सकता है। तलाक, डिवोर्स, इसका एक प्रकार भी कह सकते हैं। फिर भी क्यों न जाने समाज के कई लोग जो जीवन साथी पसंद के प्रसंग में ज्यादातर झूठ और फरेब का सहारा लेकर संबंधों को बनाते रहते हैं। उनके प्रति भी लेखक ने लाल आंख की। तो मेरी निजी बात में बता रहा था, निजी अनुभव की बात है कि मैंने कई जगह ऐसा देखा है कि ऐसे संबंधों में झूठ बोला गया है और मैंने ये भी देखा है कि झूठ के मुंह पर खड़ा हुआ संबंध दिखता नहीं है, उसका अंत बहुत खराब होता है और वो अंत होता है डिवोर्स के रूप में। तो ये सारी बातें इस एकांकी के माध्यम से आ रही है। आगे भी चर्चा हम करेंगे एकांकी के अन्य पक्ष को लेकर और नई एकांकियों को लेकर भी मैं आपसे साथ चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। और मित्रों, आपसे नम्र निवेदन है कि ऑनलाइन लेक्चर जो हो रहा है उसमें आपकी श्रवण शक्ति की कसौटी है। हम जैसे स्क्रीन के सामने बोल रहे हैं और वो तैयार हो रहा है, वैसे आपको देखना है, सुनना है और सीखना है। लाइफ में जीवंतता बनाने की मैं भरसक कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका ध्यान जब तक नहीं इस रिकॉर्डिंग को सुनने में लगेगा कि नहीं आप ध्यान से इसे देखेंगे, तब तक आप ऐसे कोई भी पाठ से दूर रहेंगे। तो आप सारे विद्यार्थियों को नम्र निवेदन है कि जितने भी मैं रिकॉर्डिंग्स के पाठ आपके सामने प्रस्तुत करूं उसे बहुत ही ध्यान से देखें, सुने और फिर अभ्यास में ले, ताकि आपका आने वाला अभ्यास का जो समय है वो बिगड़े नहीं। स्थूलतः और ये बात भी मुझे कहने की आज यहाँ तक ही रखते हैं। एक समय की सीमा में ये मैं सारे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत कुछ कहना है लेकिन थोड़े थोड़े समय के बाद मैं बताऊंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ रुकता हूँ और आप सबको अगले रिकॉर्डिंग के लिए फिर से आमंत्रित करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।